दर्शकों, हर शहर की अपनी एक सांस होती है। उसी तरह लखनऊ की सांसें नवाबों के इत्र और अंग्रेजों की गोलियों के धुएं में उलझी थीं। और मेरी कहानी का केंद्र था रंगमहल, एक हवेली जो अपनी दीवारों में 100 साल पुरानी चीख छुपाई थी। आशुतोष, एक युवा इतिहासकार, उन पत्थरों से सच निकालने आया था जिन पर धूल की परतें सदियों से जमी थीं। उसे तलाश थी नवाब वाजिद अली शाह के अंतिम गुप्त दस्तावेज की, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक गुमनाम कड़ी थी। आशुतोष हवेली के द्वार पर खड़ा है। उसका चेहरा उत्सुकता और आशंका से भरा है। और फिर द्वार खुला। सामने आई हमीदा बेगम। उनकी आंखें इतिहास की 2 सदियों की कहानियों का बोझ उठाए थीं। उनका चेहरा नहीं, उनका अस्तित्व ही एक चेतावनी था। हमीदा बेगम आशुतोष के सामने एक पुराने कागज पर 3 शर्तें रखती हैं। हमीदा बेगम कहती हैं, शर्त संख्या 1, सिर्फ 30 दिन। 31वीं शब इस हवेली पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। ये महल 31वीं शब को बाहरी आदमी को बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी शर्त, रात्रि 11 बजे के बाद पूर्ण मौन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, तहखाना बंद है। और इस तीसरी शर्त पर हमीदा बेगम का स्वर किसी राजाज्ञा से कम नहीं था। आशुतोष ने दस्तखत कर दिए। वो जानता था कि वो सिर्फ एक किराएदार नहीं बन रहा था, बल्कि वो 30 दिन की मोहलत के एक प्राचीन अज्ञात खेल में प्रवेश कर रहा था। पहले दिन आशुतोष को मेज में रुक्का और टूटा ताबीज मिलता है। रुक्के पर लिखे अक्षर नहीं, बल्कि एक श्राप थे। 31वीं शब, जब परछाई नाचेगी, वो दरवाजा खुलेगा। जैसे ही आशुतोष रुक्के को पढ़ता है, इत्र की तेज खुशबू और घुंघरू की आवाज आती है। आशुतोष ने अपनी तर्क बुद्धि को जागृत रखने की कोशिश की, पर रंगमहल की हवा में किसी कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट थी। वो फुसफुसाहट कह रही थी, तुम सही जगह पर आए हो, लेकिन गलत समय पर। आशुतोष ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर जमाल से संपर्क किया। जमाल जो ब्रिटिश पुलिस में था, पर दिल से नवाबी तहजीब को मानता था। जमाल पूछा, रंगमहल वो क्या है? उसका असली नाम था महफिल राज। वो नवाब वाजिद अली शाह का सबसे गुप्त महल था। वहां सिर्फ नृत्य नहीं होता था, बल्कि अंतिम वफादारों का गुप्त समाज बैठता था। जमाल को शक था कि हमीदा बेगम इसी गुप्त समाज की वंशज थीं। उनका काम था उस दस्तावेज की रक्षा करना जिसे अंग्रेज कभी खोज नहीं पाए थे। रात 11:30 हो चला था। आशुतोष अपने कमरे की दरार से हमीदा बेगम को देखता है। हर रात हमीदा बेगम एक अजीब अनुष्ठान करती थीं। वो एक टूटे हुए संगमरमर की मूर्ति के सामने खड़ी होती थीं और एक प्राचीन नज्म गाती थीं, जो पूरी तरह उर्दू नहीं थी, बल्कि फारसी और अवधी का मिश्रण थी। हमीदा बेगम नज्म गाते हुए बोली, 31वां चांद बस आने वाला है, तेरा वचन टूटा नहीं, इंतजार कर मेरी रानी। आशुतोष ने उस मूर्ति को पहचाना। वो परीखाना की एक नर्तकी शबनम की मूर्ति थी। आशुतोष को एहसास हुआ कि हमीदा बेगम किसी को शांत रखने की कोशिश कर रही थीं। टूटा हुआ चांदी का ताबीज किसी पक्षी के पंख जैसा था। आशुतोष को एक पुरानी हस्तलिपि में एक संदर्भ मिला। नवाब के गुप्त जासूसों को शाही परिंदे कहा जाता था। शबनम उनमें से एक थी। उस तावीज में एक गूढ़ पहेली छिपी थी। जहां रोशनी मरती है, वहां खामोशी गाती है। आशुतोष ने निष्कर्ष निकाला कि तहखाना वो जगह नहीं थी, बल्कि यह महल का कोई डार्क रूम था जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। आशुतोष ने अपने कमरे की मेज के नीचे से मिले रुक्के की स्याही की जांच की। वे स्याही नवाब के खास गुलाब के अर्क से बनी थी, जो सिर्फ गोपनीय कागजात के लिए इस्तेमाल होती थी। आशुतोष को पता चला कि 30 दिन की मोहलत तब शुरू हुई थी जब नवाब को ब्रिटिश कैद में ले जाया गया था। 30 दिनों के भीतर शबनम को एक अंतिम काम पूरा करना था। आशुतोष को आईने में शबनम की परछाई दिखती है। 20वां दिन सबसे भयावह था। रात के गहरे अंधेरे में आशुतोष ने हमीदा बेगम को आईने के सामने रोते देखा। लेकिन आईने में हमीदा बेगम के चेहरे पर अचानक एक क्षण के लिए शबनम का चेहरा आ जाता था। हमीदा बेगम शबनम की आवाज में कहती है, मुझे आजाद करो। 30 दिन मैंने अपना काम पूरा किया था, फिर भी मैं क्यों बंधी हूं? अब ये साफ था, 30 दिन का किराएदार कोई इंसान नहीं था। ये शबनम की आत्मा थी, जिसे हमीदा बेगम की देह में शरण मिली हुई थी, और वो 31वीं शब को पूर्ण मुक्ति चाहती थी। आशुतोष ने जहां रोशनी मरती है पहेली को सुलझाया। ये तहखाना नहीं, बल्कि महल की ऊपरी मंजिल पर एक अंधेरा प्रार्थना कक्ष था, जहां नवाब अंतिम बार एकांत में बैठते थे। आशुतोष प्रार्थना कक्ष के पुराने आसन पर ताबीज का टूटा हुआ हिस्सा फिट करता है और दूर प्रार्थना कक्ष की फर्श खुलती है। नीचे एक छोटा गुप्त तहखाना था, जो नवाब के समय का सबसे सुरक्षित स्थान था।
इस तहखाने में शबनम का कंकाल नहीं बल्कि एक बंद लकड़ी का बक्सा था। बक्से के अंदर शबनम का नृत्य वस्त्र और एक छोटी वीणा रखी थी। आशुतोष ने बक्से के नीचे से असली दस्तावेज निकाला। ये नवाब के क्रांतिकारियों को दिए गए गुप्त समर्थन और पैसे का ब्यौरा था। आशुतोष ने वीणा को उठाया। वो समझ गया कि शबनम ने 30 दिन यहां बैठकर संगीत के नोटों में एक गुप्त संदेश रिकॉर्ड किया था। ये संदेश था राग-ए गुमनाम। वीणा के अंदर एक माइक्रो रोल मिलता है जिसमें शबनम ने लिखा था, 30 दिन मैंने जिए, मेरी धुन ही मेरा अंतिम गवाह है। जो इसे पूरा बजाएगा वो महल की कैद तोड़ देगा। शबनम को कैद इसलिए किया गया था ताकि वो इस धुन को बनाने के लिए पर्याप्त समय ले सके। 31वीं शब ये धुन आजादी के लिए एक घोषणा बनने वाली थी। जमाल, जिसे आशुतोष ने तहखाने का पता नहीं बताया था, हवेली में लौट आया। वो जानता था कि 30वां दिन करीब है और वो आशुतोष को सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था। जमाल आशुतोष से मिलकर कहता है, ये जगह खतरनाक है, ये गुप्त समाज तुम्हें जाने नहीं देगा। आशुतोष ने उसे दस्तावेज दिखाया। जमाल की आंखें फटी रह गईं। वो जानता था कि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा हथियार था। अब आती है 30वें दिन की शाम। हमीदा बेगम ने आशुतोष को हवेली के मुख्य हॉल में बुलाया और उससे कहती है, मैं शबनम की पोती हूं। मेरी दादी को नवाब के वफादारों ने नहीं मारा था, उन्हें मेरे परदादा ने मारा था जो गुप्त समाज के प्रमुख थे। हमीदा बेगम का परिवार उस दस्तावेज को इसलिए छिपा रहा था ताकि उन्हें नवाब के खजाने का एकाधिकार मिल सके जिसे नवाब ने क्रांतिकारियों के लिए छोड़ा था। उनकी शर्त थी 30 दिन में कोई दस्तावेज नहीं मिलना चाहिए ताकि शबनम की आत्मा हमेशा महल में बंधी रहे और खजाने की रक्षा करती रहे। हमीदा बेगम ने एक प्राचीन जादुई पुड़िया निकाली और कहना शुरू किया, 31वीं शब को वो दरवाजा मुक्ति के लिए नहीं बल्कि शबनम की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए खुलने वाला था। मैं अब खजाने के लिए अपनी दादी की आत्मा को त्यागने को तैयार हूं। जमाल और आशुतोष ने महसूस किया कि अब उनका सामना एक साधारण महिला से नहीं बल्कि काले जादू के एक गुप्त समाज से था। आशुतोष जानता था कि अब समय नहीं बचा था। उन्हें 31वीं शब से पहले वीणा के राग-ए गुमनाम को पूरा बजाना होगा ताकि शबनम की आत्मा को शांति मिल सके और गुप्त समाज की शक्ति टूट जाए। घड़ी ने जैसे ही 12 का संकेत दिया, हवेली का वातावरण अंधेरे और इत्र की सघनता से भर गया। शबनम की परछाई दीवारों पर क्रोधित होकर नाचने लगी, मुक्त होने और नष्ट होने के बीच फंसी हुई। हमीदा बेगम पुड़िया फेंकती हैं। गुप्त समाज के कुछ और सदस्य अचानक प्रकट होते हैं जो नकाब पोश हैं। एक भयंकर हाथापाई शुरू होती है। जमाल नकाब पोशों से लड़ता है जबकि आशुतोष वीणा लेकर संगीत कक्ष की ओर भागता है। आशुतोष वीणा बजाना शुरू करता है। धुन दर्द और आजादी का मिश्रण है। जैसे जैसे धुन आगे बढ़ती है, हमीदा बेगम दर्द से करहाती हैं। शबनम की परछाई उनके शरीर से अलग होने लगती है। अंतिम नोट पर शबनम की परछाई पूरे नृत्य वस्त्र में प्रकट होती है। वो हमीदा बेगम की ओर नहीं बल्कि वीणा की ओर देखती है। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। शबनम की आत्मा अपने तावीज को आशुतोष के हाथ में सौंपती है और प्रकाश के कण के रूप में हवेली से बाहर निकल जाती है। गुप्त समाज के लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हमीदा बेगम मूर्छित होकर गिर जाती हैं और अब आत्मा मुक्त हो चुकी थी। 31वीं सुबह हवेली पर शांति थी, पर वो शांति अब असामान्य नहीं थी, वो मुक्ति की शांति थी। जमाल और आशुतोष दस्तावेज लेकर बाहर आते हैं। हमीदा बेगम अब सिर्फ एक कमजोर बुढ़िया बनकर रह जाती हैं। आशुतोष ने नवाब वाजिद अली शाह की देशभक्ति का सबूत दुनिया के सामने रखा। शबनम को इतिहास में शहीद नर्तकी का दर्जा मिला। आशुतोष ने 30 दिन में जो कुछ भी पाया वो किसी दस्तावेज से कहीं ज्यादा था। उसने एक आत्मा को उसकी कैद से आजाद कराया और रंगमहल अब वो सिर्फ एक किराएदार का इंतजार नहीं करता था, वो उन मेहमानों का इंतजार करता था जो इतिहास की गरिमा को समझते थे।